हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम डेक्स्टर सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 फादर नो बेस्ट की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत बटिस्टा और जेम्स से शुरू होती है, जहां पर बटिस्टा अपने वाइफ के रिलेशनशिप को या उससे तलाक होने के रीजन को समझाते हुए जा रहा होता है तो जेम्स की नज़र जैसे ही एक आदमी के ऊपर पड़ती है, वो बटिस्टा से गाड़ी रोकने को कहकर उसका जहां पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है। वहीं जब बटिस्टा अपनी गाड़ी को पार करके वहां तक पहुंचता है तो बटिस्टा को जहां 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, वहीं पास जाने पर पता चलता है कि जेम्स ने उस शख्स को मार डाला है। तो बटिस्टा के पूछने पे वो उसे बताता है कि उसने पहले गोली चलाई थी। फिर जब सभी लोगों के आने के बाद डेक्स्टर जहाँ क्राइम सीन को स्टडी कर रहा होता है, वही मारिया बटिस्टा से पूछताछ करते हुए यहाँ के इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब जेम्स उनको बता रहा होता है कि उसने पुल की आड़ लेते हुए उसके ऊपर गोली चलाई थी, तो जब डेक्स्टर इस बात को सुनकर उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लड पैटर्न के हिसाब से उसे सामने से गोली मारी गई है। तो जेम्स जब उसके ऊपर भड़कने लगता है तो मारिया और बटिस्टा बीच में आकर जहां उन दोनों को अलग कर देते हैं, वहीं मारिया उनको बताती है कि डीए की टीम आकर उनसे इस बारे में पूछताछ करेगी, तो उन्हें अपने जवाब रेडी करके रखने पड़ेंगे। लेकिन जब डेक्स्टर इस बात से खुश नहीं होता है तो बटिस्टा उसे ये करके समझाता है कि जेम्स शॉक में होने की वजह से ऐसा बोल रहा है। वहीं ऑफिस पहुंचने के बाद जब डेक्स्टर इसी केस पे काम कर रहा होता है तो डेब जब उसके पास पहुंचकर रूडी के बारे में बताकर उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है, तो डेक्स्टर जहां बेबी सिटिंग का बहाना बनाकर उसके बॉयफ्रेंड बार बार बदलने की वजह से जब उसकी बात को टालने लगता है तो डेब उसे बताती है कि वो इस बार पूरी तरह से श्योर है, वो उसे रियली पसंद करती है। लेकिन तभी जब एक कुरियर वाला उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आता है तो वो जहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कुरियर को ले लेता है। वहीं जब बटिस्टा उसे अपने पास बुलाता है तो डेब जहाँ उससे लिफाफा ले लेती है। वहीं बटिस्टा उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वो जेम्स के बारे में बिल्कुल सही है, तो डेक्स्टर उसे बताता है कि खून कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जेम्स झूठ बोल रहा है। तो बटिस्टा उसे समझाता है कि जब तक वो जेम्स से इस बारे में बात नहीं कर लेता है, वो तब तक अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट नहीं करेगा। तो डेक्स्टर जहाँ मान जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब डेब लिफाफे को खोलती है तो पता चलता है कि डैड के मरने के बाद उसके लिए रजिस्ट्री आई है। लेकिन जब डेक्स्टर बताता है कि डैड को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो डॉक्यूमेंट को खोलने पर पता चलता है कि डेक्स्टर के बायोलॉजिकल फादर जोसेफ ड्रिस्कोल, जो कि फ्लोरिडा के डेड सिटी में रहते हैं, उनके निधन के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जहाँ उसकी हो चुकी है। तो डेक्स्टर जहाँ इसे गलती मानकर जहाँ इस चीज को इग्नोर कर देता है, वहीं जब कहानी पास में जाती है तो हैरी उनके पास आकर बताता है कि वो अब कानूनी तौर पे डेक्स्टर मॉर्गन बन चुका है। वहीं डेब जब उसके रियल पेरेंट का जिक्र करती है तो डेक्स्टर के पूछने के बाद हैरी उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर जब डेक्स्टर रीटा के पास पहुंचकर उसे जब अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताता है तो उसके पूछने पर डेक्स्टर उसे बताता है कि उसे उनके बारे में सर्च करते हुए उसे बस उनके घर के बारे में, साथ ही एक बॉलिंग टीम के बारे में मालूम चला है। तो जब रीटा उसे कन्विंस करती है कि अगर वो उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है तो वो उसके साथ उनके घर पे जा सकती है। तो जब डेक्स्टर मना करते हुए बताता है कि वो सभी चीजों को अकेले ही हैंडल कर सकता है, तो रीटा उसकी बात को ना मानते हुए जहाँ उसके साथ जाने का फैसला करते हुए उसे बताती है कि उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जब डेब रूडी को डेक्स्टर के बायोलॉजिकल फादर के बारे में बताती है तो रूडी जब जानने की कोशिश करता है कि क्या उनके फ्राइडे नाइट का डिनर कैंसिल हो चुका है, तो डेब उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डेक्स्टर के साथ नहीं जा रही है, क्योंकि डेक्स्टर हमेशा अपनी चीजें खुद ही हैंडल करता है, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो जब रूडी उसे समझाता है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि उसे उससे पूछना ना आता हो, तो डेब उसकी बात को समझकर रूडी के साथ जाने का
फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रीटा पॉल को इस बारे में बताती है तो पॉल जहाँ बच्चों के नाम मिलने की वजह से उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। तो रीटा जब बताती है कि फैमिली में डेथ हो जाने की वजह से वो वहाँ पे जा रही है तो वो उसे जवाब देता है कि डेक्स्टर उसकी फैमिली नहीं है बल्कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन डेक्स्टर के आने की वजह से जहाँ पूरा मामला शांत हो जाता है, वहीं पॉल के जाने के बाद वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं इधर जब बटिस्टा जेम्स के पास पहुंचकर उसने सबसे पहले उसके बंदूक की आवाज को सुना था, लेकिन जब जेम्स अपने बयान पे कायम रहता है तो बटिस्टा जब ब्लड स्पेटर की रिपोर्ट का हवाला देने की कोशिश करता है तो जेम्स उससे गुस्से में पूछता है कि क्या वो उसे झूठा बोल रहा है। तो बटिस्टा जब उसे सवाल जवाब करते हुए उससे बहस करने लग जाता है तो मारिया जा उनके बीच में आकर दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर रीटा के साथ अपने रियल फादर के घर पे पहुंचता है तो उनकी पड़ोसी उन्हें देखने के बाद जब वो डेक्स्टर से बातचीत करती है तो पता चलता है कि उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर अंदर जाने के बाद जब वो वहाँ के नज़ारे को देखते हैं तो रीटा उसे बताती है कि उसने कहा था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब दोनों मिलकर वहाँ के सामान को पैक करने लगते हैं तो डेब जहाँ रूडी के साथ वहाँ पे आ जाती है। तो डेक्स्टर रूडी से मिलने के बाद जब उनके साथ मिलकर सामान को पैक करने लगता है तो रूडी जब उसे बताता है कि उसे सारे सामान को पैक करने में लगभग 1 हफ्ते लगने वाले हैं, तो डेक्स्टर जहाँ सभी की बात को मानकर उनके साथ रुकने का फैसला करता है। फिर जब अगले दिन मॉर्ग के अंदर पहुंचकर वो डॉक्टर के साथ जब जो की बॉडी को देखता है तो उसे जहाँ उनके टैटू को देखकर जेल में होने का एहसास होता है। वहीं डॉक्टर का मानना होता है कि वो एक पैट्रियट इंसान थे। तो जब डेक्स्टर उनसे मरने का कारण पूछता है तो वो भी उसे हार्ट अटैक बताते हैं। वहीं डेक्स्टर उनके टैटू को देखकर जब अपने सपने में खोते हुए ये एहसास करता है कि वो उनसे पहले भी मिल चुका है या वो सच में उसके रियल फादर हो सकते हैं, तो वो डॉक्टर को कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ने को कहकर उनके सिरिंज को चुनाने के बाद जहाँ उनका ब्लड सैंपल लेता है, वहीं अपने खून को निकालने से पहले वो मसूका को फोन करके बताता है कि उसे जहाँ डीएनए टेस्ट करने के साथ साथ टॉक्स स्क्रीनिंग भी करनी है, जिसकी वजह से वो उनके मौत के रीजन के बारे में पता कर सकता है। फिर जब अपने ब्लड सैंपल को निकालते हुए वो फिर से अपने पास में पहुंचता है तो वो जहाँ अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। तो हैरी के वहाँ पे पहुंचने पर जब वो अपने वाइफ से पूछता है तो डेव की बॉल लेने के चक्कर में उसे चोट लगी है। तो जब डॉक्टर उन्हें ले जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका ब्लड रेयर होने की वजह से या AB नेगेटिव होने की वजह से उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो डोरिस जहाँ परेशान होने लगती है। वहीं डेक्स्टर अपने सपने से बाहर आकर जब घर पहुंचकर सभी लोग छानबीन करने लगते हैं तो रूडी की म्यूजिक लगाने की वजह से जहाँ सभी लोग एक एक करके डांस करते हुए इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पॉल रीटा को कॉल करके बच्चों से ना मिलने की वजह से जब उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है तो रीटा जहाँ उसे तमीज से बात करने को बोलती है, वहीं पॉल उसे माफी मांगते हुए उसे अपना वीकेंड इंजॉय करने को बोलता है। फिर जब रात में डेक्स्टर जब अकेले सोचते हुए डिशेस को साफ कर रहा होता है तो रूडी जहाँ उसके पास आकर जहाँ उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी किसी को भी कभी पूरी तरह से नहीं जान सकता है या हैरी भी उसे किसी भी रीजन से झूठ बोल सकता है। तो जब डेक्स्टर हैरी के बारे में सोचते हुए पास में जाता है तो डॉक्टर जहाँ डेक्स्टर को बताते हैं कि उसके पिता ने किसी को लाकर उसके खून का इंतजाम कर दिया है। फिर जब हैरी आकर उसे बताता है कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा तो डेक्स्टर के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि आखिर वो उससे झूठ क्यों बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ DA लोग बटिस्टा से जेम्स के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन जब वो लोग उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसने किसकी गन की आवाज़ सबसे पहले सुनी थी, तो बटिस्टा तो उस वक्त उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन शाम होने के बाद बाहर जाकर वो उसे बता देता है कि उसने जेम्स की गन की आवाज़ पहले सुनी थी। फिर ब्लड स्पेटर के रिपोर्ट को देते हुए भी बताता है कि जेम्स की कही हुई बात रिपोर्ट से मैच नहीं खाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर बाहर जाकर कूड़ा फेंक रहा होता है तो मसूका जब उसके रिपोर्ट के लिए फोन करता है तो उसके ना होने पर जब डेब उसका फोन उठाती है तो उसे जब पता चलता है कि उसने DNA टेस्ट करवाया है तो डेब जहाँ बाहर आकर उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसको हैरी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। लेकिन जब डेक्स्टर उससे पूछता है कि क्या रिपोर्ट नेगेटिव रही है तो डेब कंफर्म करती है कि रिपोर्ट मैच हो चुकी है, जो ड्रिस्कोल ही उसके रियल फादर है।
फिर जब डेव उससे गुस्सा होकर चली जाती है तो डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने डीएनए टेस्ट इसलिए करवाया है क्योंकि उसे और जो को कभी भी दिल की कोई भी बीमारी नहीं रही है। लेकिन डेव उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बताती है कि उसने ये रिपोर्ट इसलिए नहीं मंगवाई है कि वो उसकी मौत का कारण जानना चाहता था, बल्कि इसलिए मंगवाई है कि वो अब उसके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। लेकिन जब डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये चीज उसके प्रोफेशन की वजह से हुई है तो डेक्स्टर गुस्से में उसे रिवील करती है कि उसके शरीर में कोई जहर तो नहीं मिला है, लेकिन उसकी मौत हैवी सेडेटिव लेने की वजह से हुई है। तो जब सभी लोग उसकी बात को सुनकर अपनी अपनी राय देने लगते हैं तो डेक्स्टर जब उन्हें बताता है कि Diabetic insulin. इंजेक्ट करने से उसकी मौत हो सकती है, उसे इस बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा तो डेव का गुस्सा फिर से फट पड़ता है और वो उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वो तो उसकी फैमिली भी नहीं है, माँ, पिताजी और वो उसकी फैमिली है। तो क्या तुम मेरे ऊपर भी सवाल करोगे? Why would I? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है पिताजी ने उसके बारे में उसे क्यों नहीं बताया है? क्योंकि वो उसके लिए एक बुरी खबर है। तो डेक्स्टर जब उससे पूछता है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। मैं वही चाहती हूँ जो पिताजी चाहते थे, तुम यहाँ से अपने सारे सामान को पैक करके इस डरावने घर से दूर चले जाओ। तो डेक्स्टर जहाँ उसकी बात से सहमत होता है, वहीं जब कुछ देर बाद बाहर जाकर सामान को पैक कर रहा होता है तो हमें बताता है कि वो जानता है कि डेव इतनी क्यों दुखी है, क्योंकि दोनों ही लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं की सिखाए हुए नक्शे कदम पे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन डेव को ये नहीं सिखाया गया है कि किसी बेकसूर इंसान को नहीं मानना है, इसलिए वो कभी भी नहीं समझ सकती है कि आखिर वो इस बात को क्यों जानना चाहता है। तो जब फिर से उसे पड़ोस की दादी दिखती है तो वो जब उनके पास जाकर ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या बीते हफ्ते में जो से मिलने के लिए कोई आया था, तो वो जहाँ उसे एक केबल मैन के बारे में बताती है। तो डेक्स्टर रात होने के बाद जब चुपके से बाहर निकलकर मॉब के अंदर जाकर उसकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे जहाँ उसकी बॉडी नहीं मिलती है, वहीं जब वो डॉक्टर के केबिन में या उसके रूम में देखता है तो उसे उसकी राख मिलती है। तो जब डेक्स्टर उसे लेकर लौट रहा होता है तो गार्ड के वहां पे पहुंचने पर जहां उसे भागना पड़ता है, वहीं जब रूडी आकर उसे रिसीव करता है तो वो उसके बॉक्स को देखने पर जब उसे पूछता है कि उसके मरने का कारण भी उसी के साथ चला गया है तो डेक्स्टर जहां हामी भरता है, वहीं जब वो उसे पूछता है कि आखिर वो उसके राख का क्या करने वाला है तो जब डेक्स्टर बताता है कि वो उसे फेंक देगा तो रूडी जहाँ उसे एक बेहतर आइडिया देते हुए जो कि बॉलिंग क्लब के बाहर ले जाता है। फिर जहाँ उसे समझाते हुए बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हैरी और डेव उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो जानता है कि ये राख ही उसके असली पिता है और शायद इसीलिए उसने उसको चुराया है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो उसका ही एक अंग है। फिर जहाँ डेक्स्टर इमोशनल होते हुए उसकी राख को जमीन पर बिखेर देता है, वहीं दूसरी तरफ जब मारिया जेम्स के पास पहुंचकर जैक्स के बारे में बातचीत करती है तो पता चलता है कि वो एक इमिग्रेंट था जिसका असली नाम रेनेथिन बॉन्ड था, जो कि हेसियन आर्मी का पुराना ऑफिसर रह चुका है, लेकिन लोग उसे बुगी मैन के नाम से जानते हैं। तो जेम्स उसे बताता है कि बहुत से बेकसूर लोगों को मारा है, जहाँ वो माओ को फोर्स करता था कि वो अपने बेटे के कटे हुए सर को गले में लटका कर घूमे, वहीं पिता को फोर्स करता था कि वो अपनी बेटी का रेप करे, साथ ही गले में पत्थर बांधकर उन्हें जहाँ तैरने को बोलता था वहीं उनके शरीर को पेड़ों पे बांधकर नुमाइश करता था। तो मारिया इस बात को जानने के बाद उसे बताती है कि अगर वो वही इंसान है तो उसे बहुत ज्यादा कम सजा मिली है। फिर जहाँ उसे फिक्र ना करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब डेक्स्टर अपने कमरे में पहुँचता है तो रीटा उसे बताती है कि उसे जो के अलमारी से कुछ और चीजें मिली है। तो जब डेक्स्टर उसके बॉक्स को देखता है तो उसमें जहाँ उसे उसी का लिखा हुआ लेटर मिलता है जो उसने ब्लड डोनेट करने वाले के लिए लिखा था। वहीं दूसरी तरफ जब बटिस्टा ऑफिस पहुंचता है तो उसे जब पता चलता है कि जेम्स के चार्जेस ड्रॉप हो चुके हैं, तो जब वो मारिया के पास जाकर
उससे सरप्राइज होते हुए पूछता है तो वो जाओ उसे बताती है कि वाशिंगटन के मिलिट्री डिपार्टमेंट ने उसके केस को ड्रॉप किया है या अपने हाथ में ले लिया है। तो जब बटिस्टा अपनी सच्चाई बताकर जाने लगता है तो मारिया उसे समझाती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन जब बाहर जाते समय एक ऑफिसर उसे जानबूझकर टक्कर मारता है तो बटिस्टा जब उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उससे उसे कोई प्रॉब्लम है तो जेम्स चा उसके बीच में आते हुए सबके सामने चिल्लाते हुए जब उससे माफी मांगने को बोलता है तो I'm sorry, sir. वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग निकलने लगते हैं तो रूडी जा उससे मिलते हुए उससे गुड बाय बोलता है, साथ ही उसे ये भी बताता है कि वो इसकी वजह से उसे बहुत ही अच्छी तरह से जान पाया है। फिर चार टेप आकर अपने गिले शिकवे को दूर करते हुए जब रूडी के साथ जाने लगी है तो पड़ोस की दादी जा रूडी को देखकर पहचान जाती है कि वही केबलमैन है, लेकिन रूडी जा इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। वहीं हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि उसी ने जो को मारा है। तो जब डेक्स्टर और रीटा निकलने लगते हैं तो वो जब उसे बताने की कोशिश करती है तो डेक्स को अपने शीशे से ऐसा लगता है कि वो उसे गुड बाय बोल रही है, तो डेक्स्टर भी बाय करके चला जाता है। फिर जब वहां पे पहुंचने के बाद रीटा अपने बच्चों को सुलाकर जब उनके रूम से बाहर निकलती है तो पॉल जा दरवाजे पे नॉक करते हुए उसे पुकारने लगता है तो उसके खोलने पर जा पता चलता है कि उसने जहाँ शराब पी हुई है। वहीं जब वो रीटा के ऊपर गुस्सा होते हुए अपने बच्चों से मिलने की जिद करते हुए जब उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो रीटा जा अपने आप को पेश करते हुए और उनके दरवाजे को बंद करने के बाद जब उसे अपने रूम में ले जाती है तो वो जा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसको रेप करने की कोशिश करने लगता है तो रीटा जा बेसबॉल को उठाकर उसे मार देती है। फिर अपने बच्चों को नींद से उठाकर उससे जान बचते हुए चली जाती है। वहीं अगली सुबह जा डेक्स्टर अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। वहीं रूडी या आइस्टर किलर केबलमैन का भेष अपनाते हुए पड़ोस वाली दादी के पास पहुंच जाता है। वहीं डेक्स्टर जब हमें बताता है कि रूडी बिल्कुल सही था, हम किसी को भी कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते हैं, तो रूडी के दरवाजा बंद करने के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है वहीं हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि रूडी के मैसेज भेजने पर या आइस्टर किलर के मैसेज भेजने पर डेक्स्टर की हालत क्यों खराब हो जाती है। वहीं आइस्टर किलर आखिर उसे क्या याद दिलाना चाहता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।